प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिला परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण स्थानीय शासन में ये सर्वोच्च स्तरीय संस्था होती है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, पंचायती राज में 3 स्तर की संस्थाएं पाई जाती हैं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उससे ऊपर के स्तर पर पंचायत समिति जो मध्यवर्ती स्तर होता है, और सबसे ऊपर के स्तर पर जिला परिषद। आज हम इस सर्वोच्च स्तरीय स्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत सर्वोच्च स्तरीय संस्था जिला परिषद है। 73वें संविधान संशोधन से पहले विभिन्न राज्यों में इस स्तर को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में जिला विकास परिषद, असम में महकमा परिषद और गुजरात में जिला पंचायत। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में जिला परिषद के संबंध में प्रावधान रखे गए हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से जिला परिषद को केवल एक नीति निर्माण इकाई माना गया है और उसे कार्यकारी दायित्व नहीं सौंपे गए हैं। संविधान संशोधन से पहले महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में जिला परिषद को नीति निर्माण इकाई ही बनाया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषद को मुख्य कार्यकारी इकाई बनाया गया था, लेकिन संविधान संशोधन के पश्चात इन राज्यों में भी परिवर्तन करके जिला परिषद को केवल नीति निर्माण इकाई तक सीमित रखा गया है। इसके संगठन के बारे में अध्ययन करें। जिला परिषद की संगठनात्मक व्यवस्था में इसमें सर्वप्रथम निर्वाचित सदस्य आते हैं। उसके बाद जिला परिषद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य आते हैं। जिला परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में पंजीकृत राज्यसभा के सदस्य आते हैं और जिला परिषद क्षेत्र की सभी पंचायत समितियों के प्रधान, ये सभी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। राज्य सरकार जिला परिषद के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित करती है। सामान्यतः 4 लाख की जनसंख्या वाले परिषद क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाती है। 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले में प्रत्येक 1 लाख की वृद्धि पर 2 सदस्यों की वृद्धि कर दी जाती है। निर्वाचन के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए कुल निर्वाचित होने वाले स्थानों के 1/3 स्थान और अन्य वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षित स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। सदस्यों की योग्यता के लिए भी अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। वही योग्यताएं अन्य पंचायती राज संस्थाओं जैसे पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी निर्धारित की गई हैं। ये योग्यताएं निम्न प्रकार हैं। 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्थात जो व्यक्ति निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहता है उसकी आयु 21 वर्ष हो गई हो। किसी स्थानीय संस्था में वैतनिक कर्मचारी नहीं हो। राज्य सरकार की सेवा से उसे हटाया ना गया हो। राज्य सरकार के किसी विभाग का कर्मचारी ना हो। किसी भी पंचायती राज संस्था में कोई अंश या स्वामित्व ना रखता हो, अर्थात उसकी कोई भागीदारी नहीं हो, वित्तीय भागीदारी। किसी ऐसे शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित ना हो जो कि कार्यों को बाधित करे। किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दंडित ना हो। उसका किसी प्रकार का शुल्क या फीस बकाया ना हो। संबंधित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में नियोजित ना हो। मृत्यु भोज निवारण अधिनियम के अधीन दोषी ना ठहराया गया हो। उसके 2 से अधिक बच्चे ना हों।
किसी अन्य पंचायती राज संस्था का सदस्य ना हो। इन योग्यताओं के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये निर्वाचित सदस्य परिषद का निर्माण करते हैं। परिषद का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा चयनित किया जाता है। अध्यक्ष को जिला प्रमुख और उपाध्यक्ष को उप जिला प्रमुख कहा जाता है। जिला प्रमुख जिला परिषद का मुखिया होता है, जो जिला परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा आंतरिक प्रशासन पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखता है। जिला प्रमुख की अनुपस्थिति में उप जिला प्रमुख उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है। जिला प्रमुख की शक्तियां एवं कार्य। नवीन पंचायती राज अधिनियम 1994 में जिला परिषद के जिला प्रमुख की शक्तियों व कार्यों के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। जिला परिषद की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर पर्यवेक्षण करना, नियंत्रण रखना, जिला परिषद की बैठकों को आमंत्रित करना, उनकी अध्यक्षता करना व संचालन करना, जिला परिषद के वित्तीय प्रशासन को नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित करना, जिले में प्राकृतिक विपदाओं के समय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय स्वीकृति देना तथा प्रशासनिक व्यवस्था करना, जिले में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण करके उन्हें संचालित करना। वर्ष 1999 में राज्य सरकार ने जिला प्रमुख के दायित्वों में वृद्धि करते हुए यह अधिसूचना जारी की थी कि जिला प्रमुख जिला विकास अवकरण के कार्यों को भी देखेगा। वर्ष 2002 में इसी प्रावधान में और संशोधन किया गया तथा जिला ग्रामीण विकास अवकरण को जिला परिषद का अंग बना दिया गया। इस प्रकार जिले में ग्रामीण विकास की योजनाओं को संचालित करने का दायित्व भी जिला प्रमुख को सौंपा गया है। इस संशोधन अधिनियम में जिला प्रमुख को जिले की सभी पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण रखने का अधिकार दिया गया है। अब परिषद की बैठकें, गढ़पूर्ति तथा कार्य प्रक्रिया। जिला परिषद की बैठकें 3 माह में एक बार आयोजित की जाएंगी। ये बैठकें जिला परिषद के मुख्यालय पर आयोजित की जाएंगी। निर्वाचन के पश्चात प्रथम बैठक मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आमंत्रित की जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी करता है। शेष सभी बैठकें जिला प्रमुख द्वारा आमंत्रित की जाती हैं और उनकी अध्यक्षता जिला प्रमुख द्वारा ही की जाती है। विशिष्ट परिस्थितियों में यदि जिला प्रमुख उचित समझे तो विशिष्ट बैठक भी आमंत्रित कर सकता है, किंतु ऐसी बैठक जिला परिषद के 1/3 सदस्यों के लिखित रूप से अपेक्षा किए जाने पर आमंत्रित की जाती है। अधिनियम में जिला परिषद की बैठक के लिए गढ़पूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्य निर्धारित की गई है। बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे तक यदि गढ़पूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष उस बैठक को स्थगित करके आगामी बैठक का समय निश्चित करता है, जिसकी सूचना पट्ट पर लगा दी जाती है। गढ़पूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के पश्चात होने वाली बैठक में गढ़पूर्ति पर विचार नहीं किया जाता। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख द्वारा की जाती है। यदि वह अनुपस्थित होता है तो उप जिला प्रमुख अध्यक्षता करता है, और यदि दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए चयन कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि चयनित सदस्य को हिंदी लिखने एवं पढ़ने का ज्ञान हो। बैठक में विचार विमर्श करने के लिए विषयों का पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया है कि बैठक में विचार किए जाने वाले विषय से यदि प्रमुख, उपजिला प्रमुख या किसी सदस्य का हित जुड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता और ना ही उसे निर्णय के लिए मत देने का अधिकार होता है। इस स्थिति के निर्धारण का दायित्व जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी करता है। बैठक की समस्त कार्रवाइयों को लिखा जाता है, जिसका दायित्व भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होता है। बैठक में लिए गए निर्णय को संबंधित व्यक्ति या संस्था तक पहुंचाने का दायित्व भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी का ही होता है। जिला परिषद की समितियां। पंचायती राज अधिनियम 1994 में यह प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक जिला परिषद अपने कार्यों के संचालन के लिए कुछ समितियों का गठन करेगी।
अधिनियम में ऐसी 5 समितियों के संबंध में प्रावधान रखे गए हैं। ये 5 समितियां हैं: प्रशासन एवं स्थापन समिति, वित्त एवं कर समिति, उत्पादन समिति, शिक्षा समिति, समाज सेवा समिति। इन समितियों को स्थायी समितियां भी कहा जाता है क्योंकि इन समितियों के संबंध में प्रावधान अधिनियम में किए गए हैं। ये समितियां जिला परिषद के संपूर्ण कार्यकाल तक कार्य करती हैं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं जिनका चयन जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। यदि जिला प्रमुख किसी समिति का सदस्य होता है तो वह सदस्य स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष हो जाता है, और यदि किसी समिति का सदस्य उप जिला प्रमुख है और जिला प्रमुख सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उप जिला प्रमुख उस समिति का अध्यक्ष हो जाता है। और यदि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों ही किसी समिति के सदस्य नहीं है तो समिति के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चयनित कर लेते हैं। ये समितियां अपने विषय से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करके एक प्रतिवेदन तैयार करती हैं जिसे वह परिषद की बैठक में प्रस्तुत करती हैं। बैठक में समिति के सुझाव पर विचार विमर्श किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। सामान्यतः समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता है। स्थायी समितियों के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिला परिषद किसी विशिष्ट कार्य के लिए अन्य समितियों का भी गठन कर सकती है, लेकिन ऐसी समितियां कार्य समाप्ति के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, इसलिए इन समितियों को अस्थायी समिति कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही अध्ययन करते हैं। शेष बिंदुओं पर कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।